हाँ दीदी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी तरह की हरकतों ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पटकनी दी। हारने के बाद भी स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र लगातार पश्चिम बंगाल को अलग अलग कारणों से टारगेट कर रहा है। इस वीडियो में मैं ये बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा हूं कि ममता बनर्जी सब कुछ ठीक कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब कुछ गलत कर रहे हैं। नेशनल जनमत कभी विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता, लेकिन एक जागरूक नागरिक और जागरूक पत्रकार होने के नाते हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इतना अनुरोध जरूर करता हूं कि अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत और राजनीतिक बदले के लिए कम से कम देश के सबसे पवित्र और मजबूत ग्रंथ संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सिपहसालारों पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि आप सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। हालिया 2 निर्णय ऐसे हैं जिसमें बंगाल चुनाव हारने के कारण आपकी खीज, गुस्सा और राजनीतिक बदला साफ साफ देखा जा सकता है। उन दोनों ही मामलों का जिक्र करूंगा। पहले एक लाइन आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति केंद्र के परामर्श पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उच्च सदन में मनोनीत किए जाने वाले लोग साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, कला एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों से होते हैं। शब्द पर गौर करिएगा, ये संवैधानिक भाषा मैंने पढ़ी कि राष्ट्रपति केंद्र के परामर्श पर, लेकिन अब ये परामर्श शब्द ऐसा लगता है कि आदेश बन गया है। मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या कोई भी आपने ऐसा निर्णय देखा जिस निर्णय पर देश के लोग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? चाहे वो कृषि बिलों का मामला रहा हो, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचता है, उसको पारित कर दिया जाता है। केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय पर राष्ट्रपति भवन की फाइल को रोकने तक की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। इसलिए ये परामर्श शब्द अब आदेश बन गया है। ये लाइन मैंने क्यों पढ़ी? इसलिए क्योंकि स्वप्न दास गुप्ता पश्चिम बंगाल में पत्रकार हुआ करते थे। पत्रकार होने की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा इन्हीं 12 पदों में से एक पर उनका मनोनयन करवा दिया। राज्यसभा सांसद वो थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आते हैं, इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, हार जाते हैं। हारने के बाद उनको राष्ट्रपति महोदय उसी पर दोबारा से मनोनीत करते हैं। ये मनोनयन नया नहीं था, उनके पुराने कार्यकाल को फिर से आगे बढ़ाते हुए उनका एक तरीके से रीनॉमिनेशन हुआ है। संविधान के जानकार कहते हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आप कांग्रेस की सरकारों को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संवैधानिक ढांचे, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं के साथ इतना छेड़छाड़ कभी नहीं किया गया। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के उपबंध 1 के भाग ए तथा इसी अनुच्छेद के उपबंध 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति श्री स्वप्न दास गुप्ता को उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए राज्यसभा के लिए पुनः मनोनीत करते हुए प्रसन्न हैं। प्रसन्न तो होंगे ही, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। आप परामर्श कहेंगे, मैं आदेश कहता हूं। उनका ये मनोनयन 24 अप्रैल 2022 को राज्यसभा में पूरा होने वाले उनके कार्यकाल की बाकी अवधि के लिए है। इस फैसले पर कानून के जानकार, संविधान के जानकार सवाल उठाते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स के लिए सीट रिजर्व रख ली गई हो। आप जाइए, चुनाव लड़िए, हार जाते हैं तो वापस से आकर के उसी कार्यकाल को पूरा करिए। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने इस बारे में बाकायदा तमाम पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि अनुच्छेद 80 के तहत ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है जो इस तरह के दोबारा मनोनयन की अनुमति देता हो।
आगे वो कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि इस्तीफा देने वाले शख्स को दोबारा मनोनीत कर लिया गया हो। ऐसा भले ही कभी ना गया हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक, करिश्माई और जादुई प्रधानमंत्री हैं। उनके समय में कुछ भी हो सकता है, किसी भी धारा को की व्याख्या किसी भी तरीके से कराई जा सकती है। राष्ट्रपति महोदय से कुछ भी काम करवाया जा सकता है। आगे वो कहते हैं अनुच्छेद 80 के उपबंध 1 के तहत नॉमिनेशन यानी नामित करने की बात कही गई है, लेकिन रीनॉमिनेशन का कोई जिक्र नहीं है संविधान में। केवल राष्ट्रपति ही राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अधिसूचना में यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति दोबारा मनोनीत कर सकते हैं। मतलब मनोनीत तो कर सकते हैं, दोबारा मनोनीत यानी कि रीनॉमिनेशन का कोई भी संविधान में जिक्र नहीं है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 154(3) कहती है कि एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, आकस्मिक मतलब किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी ने पद छोड़ दिया हो किसी अन्य कारण से, उस रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल को पूरा करेगा। यहां पर गौर करने की बात है, चुना हुआ मतलब जो चुनाव के द्वारा राज्यसभा सदस्य बना है। मनोनीत करने के लिए 154(3) का क्लॉज लागू नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि आकस्मिक रिक्ति के तहत भरने वाली प्रक्रिया नामित सदस्य पर लागू नहीं होती। मतलब राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों का चयन करते हैं उनमें यह व्यवस्था लागू नहीं होती। अब सवाल है कि स्वपन दास गुप्ता ने मान लीजिए उस समय इस्तीफा दिया था, तो संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अगर कोई इस्तीफा देता है तो अगले जो सदस्य का चयन होता है वो पूरे अगले 6 साल के लिए होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपना कार्यकाल छोड़ करके जाएं, दोबारा से आपको मनोनीत कर दिया जाए और आप अपना कार्यकाल फिर से आगे पूरा करें। ये पूरी तरीके से संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये एक अकेला मामला नहीं है। आपको याद होगा 28 मई को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चक्रवाती तूफान यास के निरीक्षण और उससे संबंधित बैठक के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। चुनाव हारने के बाद ये उनका पहला पश्चिम बंगाल का दौरा था। उस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय चूंकि ममता बनर्जी जी के साथ थे, लेट पहुंचते हैं। ममता बनर्जी पहुंचती हैं और कुछ अपनी डिमांड्स रखती हैं। इसके बाद कहती हैं कि मुझे दौरा करने जाना है, तूफान प्रभावित क्षेत्रों का निकल जाती हैं। चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से आलापन बंदोपाध्याय भी उनके साथ साथ थे, तो निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरनी थी। चूंकि खीज ममता बनर्जी पर नहीं मिटा सकते थे, केवल बयान जारी करके उनकी भर्त्सना की गई। उनका कृत्य सही था या नहीं था, मौजूदा राजनीतिक पतन में मैं कुछ भी टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूं। बहरहाल सरकार ने अपनी खीज निकाली। इसको मैं खीज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 28 मई को ही डीओपीटी जो केंद्र के अधीन आती है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, उसने आदेश जारी किया और कहा कि 31 मई को, जिस दिन उनका रिटायरमेंट होना था, 31 मई को बंदोपाध्याय दिल्ली आकर के रिपोर्ट करें। अब इस पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 मई को ममता बनर्जी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की इस समय कोरोना महामारी की समस्या को देखते हुए ज़रूरत है कि हम किसी अन्य को चीफ सेक्रेटरी ना बनाएं। इसलिए 31 मई को इनका रिटायरमेंट है, 3 महीने के लिए इनको सेवा विस्तार दे दिया जाए। 24 मई को केंद्र सरकार का डीओपीटी विभाग अनुमति देता है कि चलिए 3 महीने सेवा विस्तार दे दीजिए, कोरोना का समय चल रहा है। 24 मई को आदेश देता है। 28 मई को प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाते हैं। सारे नियमों को धता बताते हुए प्रधानमंत्री की हैसियत के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी कोई लड़ने लायक व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहां लड़ाई किसी से भी हो सकती है, खींच किसी पर भी मिटाई जा सकती है। तो 28 मई को आदेश जारी किया जाता है कि इनको 31 मई को, यानी कि जिस दिन ये रिटायर हो रहे हैं, उसी दिन इनको दिल्ली बुला दिया जाए। ममता बनर्जी चूंकि सीधे सीधे मोर्चा ले रही हैं, ममता बनर्जी ने क्या किया, 31 मई को इन्होंने, बंदोपाध्याय ने अपने मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इनको मुख्यमंत्री जी ने, यानी कि ममता बनर्जी ने, अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया 3 साल के लिए। खींच यहीं खत्म नहीं हुई। गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया
आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(b) के तहत और कहा कि आप बैठक में शामिल नहीं हुए, इसलिए आपने आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन किया है। कानूनी जानकार कहते हैं कि अधिनियम की 51(b) के तहत ऐसा नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर कोई बैठक में लेट शामिल हुआ है तो भले ही वो आपदा प्रबंधन की बैठक हो, लेट आने वाले शख्स को इस 51(b) के तहत नोटिस दिया ही नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा कानून का जानकार नहीं हूँ, जितना समझा उतना आपको बताया। कानूनी पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहरहाल सही किया केंद्र सरकार ने या गलत किया, आलापन बंदोपाध्याय ने मीटिंग में शामिल होकर के ठीक किया या नहीं किया, इस पूरे लड़ाई से एक बात जाहिर होती है कि संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार होता है कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल आगे बढ़वा सके। आपने बढ़ा भी दिया, लेकिन 4 दिन बाद ही आप एक चीफ सेक्रेटरी से बदला देने के लिए निकल गए। ये देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के लिए कतई उचित नहीं है। आपने राम जेठमलानी के पुत्र को राज्यसभा में भेजा, कोई आपत्ति नहीं है, प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया। लेकिन स्वप्न दास गुप्ता के बारे में मैंने जितने भी कानूनी जानकारों की राय पढ़ी है, आपने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कम से कम देश के संवैधानिक ढांचे के साथ इस तरीके से खिलवाड़ ना करें। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख